समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी भैया एवं बहनों, आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हों, इसके लिए हमारी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को संदर्भ समूह के विषय में चर्चा किया था। वहां से हमने संदर्भ समूह में से जो प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर भी हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप और मेन फीचर। तो टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप में हमने कल आप लोगों को जितने समाजशास्त्री थे, न्यूकॉम महोदय, कैली महोदय, मर्टन महोदय इत्यादि समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार से उसको विभाजित किया है, उसको भी हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और ब्लैक बोर्ड पर लिखकर भी आपके नोट्स को बनाने का प्रयास किया है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सापेक्षिक प्रवंचना का सिद्धांत, तुलनात्मक वंचन इसको कहते हैं। अब यहाँ पर मर्टन ने स्टाउफर के साथ मिलकर द अमेरिकन सोल्जर में इस अवधारणा को संदर्भ समूह की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया। अब यहीं पर देखिए, पहला ही प्रश्न आपको बनता है, बार बार कई बार यह काफी विवादित प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि द अमेरिकन सोल्जर किसकी पुस्तक है। तो कुछ पुस्तकों में इसको मर्टन लिखा गया है, कुछ पुस्तकों में अमेरिकन सोल्जर किसकी पुस्तक है, मर्टन का नाम आता है, लेकिन कमीशन आपको स्टाउफर मानता है, इसलिए मर्टन को न लगा करके टिक आप हमेशा ही एकदम बिना किसी विवाद के आप इस पर टिक लगाएंगे, स्टाउफर पर टिक लगाएंगे, ठीक ना। कि द अमेरिकन सोल्जर किसकी पुस्तक है, तो द अमेरिकन सोल्जर स्टाउफर की पुस्तक है, ठीक। तो मर्टन ने स्टाउफर के साथ मिलकर द अमेरिकन सोल्जर में इस अवधारणा को संदर्भ समूह की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया। फिर मर्टन ने अपने अध्ययन में यह पाया कि उन्होंने अमेरिका में दो सिपाही थे, उन्होंने सिपाहियों के आधार पर इसकी व्याख्या की। देखिए, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, हम समाजशास्त्र में आपको बार बार फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, जिसमें इसमें अगर यदि हम त्रिभुज बनाते हैं तो आप यह समझिएगा कि यह पुरुष का प्रतीक है, ठीक है। अगर हम गोला बना देते हैं, ध्यान को देखिएगा, एक गोला है ना, ये गोला बना देते हैं तो यह महिला का प्रतीक है। अगर यह त्रिभुज और इन दोनों के बीच में यदि हम सिंगल लाइन बनाते हैं, ये देखिए, ये त्रिभुज ये गोला के बीच में अगर सिंगल लाइन बना देते हैं तो आपस में यह समझिएगा कि यह सर जो है भाई और बहन का इंडिकेट है, ठीक है। अगर इनके बीच में हम यह त्रिभुज बना रहे हैं और यह डबल का साइन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपस में जो यह इंडिकेट है, यह पति एवं पत्नी का इंडिकेट है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर ये हम त्रिभुज बनाए, यहाँ जो ऐसे तो डबल साइन आपस में पति पत्नी हुए, ठीक। और यदि हम इसको नीचे की तरफ कर देते हैं तो आप यह समझिएगा कि यह पति और पत्नी है, यह इनकी दो संतानें हैं, यह एक लड़का है और यह लड़की है, ठीक। फिर हम आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये जो चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से किस प्रकार से रिलेशन स्थापित होते हैं, उस पर हम आप लोगों को विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने आज थोड़ा सा बस बताने के लिए यहाँ पर आपको बताया है। तो अमेरिका में दो सिपाही थे, ठीक ना। एक स्थिति है, ध्यान को देखिएगा, इन्होंने अपने अध्ययन में किसके आधार पर इन्होंने अध्ययन किया, समझते हुए चलेगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक सिपाही तो ऐसा था कि यह अविवाहित है, यह सिपाही कैसा था, अविवाहित। और जो दूसरा सिपाही था वह सिपाही विवाहित था, ठीक ना। अब एक स्थिति होती है कि यह जो विवाहित सिपाही है, ये यहीं पर जो है देखिए तुलनात्मक वंचन, ठीक ना। एक जो विवाहित सिपाही है, विवाहित सिपाही को ऐसा लगता है कि हम जो अविवाहित सिपाही है
इसकी तुलना में हमारा योगदान ज़्यादा है। ठीक ना, इसको ऐसा लगता है कि इसकी तुलना में हमारा योगदान ज़्यादा है। क्यों योगदान ज़्यादा है? क्योंकि यह व्यक्ति जो है, ठीक, जो देश के लिए योगदान कर रहा है वो अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोड़ करके योगदान कर रहा है। ठीक है, बच्चे उसके कहाँ पर हैं? घर पर। पत्नी कहाँ है उसकी? घर पर है, और देश की सेवा कर रहा है, अर्थात पत्नी तथा बच्चों को छोड़ करके वह देश की सेवा को कर रहा है। इसके मन में ऐसा भाव आ रहा है। और यह व्यक्ति अकेला ही है, इसकी पत्नी और बच्चे नहीं हैं। तो अमेरिका में यह सिपाहियों के अध्ययन, दो सिपाहियों के अध्ययन के आधार पर इन्होंने इस अवधारणा को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, अर्थात अपने अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत इसको समाहित किया। और उसमें कौन थे? एक विवाहित सिपाही भी प्रश्न पूछा गया है कि मर्टन ने किसके आधार पर जो है सापेक्षिक प्रवंचना के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। तो किसके आधार पर? अमेरिका के सिपाहियों के आधार पर। कौन सिपाही? एक सिपाही विवाहित था और दूसरा सिपाही अविवाहित था। इसी को उन्होंने अपने अध्ययन में सम्मिलित किया। तो अब देखिए, अब उसके बाद इन्होंने क्या परिभाषा दी अध्ययन के आधार पर? हाँ, तो दिखेगा। अब उनके अनुसार जब किसी समाज के विभिन्न समूहों में, अब यहाँ भिन्नता है, उसके मन में ऐसा बोध हुआ कि हम देश के लिए ज्यादा परित्याग कर रहे हैं, ज्यादा योगदान दे रहे हैं अपेक्षा किसके? जो सिपाही अविवाहित है। तो उनके अनुसार जब किसी समाज के विभिन्न समूहों में विभिन्नताएं होती हैं तो प्रत्येक समूह के मन में दूसरे समूह की तुलना में एक अभाव की भावना होती है, जिससे उसे यह लगता है कि अपने योगदान के बाद भी वह समाज में उपलब्ध अनेक सुविधाओं से वंचित है। इस तुलनात्मक अभाव की दशा को जब वो तुलना करता है और उसमें जो उसको तुलनात्मक अभाव की दशा का जो बोध होता है, ठीक ना, तो इस तुलनात्मक अभाव की दशा को मर्टन ने सापेक्षता की स्थिति कहा है। ध्यान तुम देखिएगा, जो यह उनको बोध हुआ, ठीक ना, तो बोध होने के बाद जो ये तुलनात्मक अभाव की दशा है, इस तुलनात्मक अभाव की दशा को ही मर्टन ने सापेक्षता की स्थिति कहा। हाँ, अब सापेक्षता की स्थिति आ गई, ठीक ना। अब इस सापेक्षता की स्थिति के कारण व्यक्ति उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास कर, जो वह सुख सुविधा से वंचित है, उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वह अधिक प्रयास कर एक उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रयास होता है। इस समूह की तरफ उच्चतर समूह का सदस्य, ठीक है, उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ वह प्रेरित होता है, जिसके फलस्वरूप जो उसको अभाव है, उस अभाव से वह वंचित हो जाए, अर्थात उस अभाव से उसको छुटकारा मिल जाए, ठीक ना। इसलिए इन्होंने एक बात और कहा। अब देखिए, अब यहाँ पर जब व्यक्ति के मन में अभाव की स्थिति आती है, तभी वह व्यक्ति एक उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित होता है। इसलिए एक लाइन बार बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना, कि सापेक्षता सामाजिक विकास एवं गतिशीलता के लिए क्या है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, सापेक्षहीनता सामाजिक विकास एवं गतिशीलता के लिए विकास, ध्यान तो भाई देखते जाएगा, विकास एवं गतिशीलता के लिए है, या क्या है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या है भाई? तो यह है प्रकार्यात्मक, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति के मन में जब तक अभाव का बोध नहीं होता है, जब तक वह तुलना नहीं करता है, ठीक है, तब तक वह किसी उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित नहीं होता है। कि कहीं पर हमारे मन में, चाहे आपके मन में एक विचार जब आता है कि नहीं, हमारी स्थिति निम्न है, हमें और उच्चतर समूह का सदस्य बनना चाहिए, आपके मन में बोध होता है कि नहीं,
हमें प्राइमरी स्कूल का टीचर न बन करके बल्कि हमें डिग्री कॉलेज का टीचर बनना चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप और ज्यादा मेहनत करना प्रारंभ कर देते हो जब आपको अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन आप जितने में हो उतने में संतुष्ट हो तो कभी भी आप प्रगति नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमेशा व्यक्ति के मन में यह भाव होना चाहिए, हमेशा एक, हाँ देखिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा एक व्यक्ति को जो अपने से उच्चतर समूह का सदस्य है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। किस प्रकार से, अगर हम वहां पर पहुंच सकते हैं, हम भी एमए पास हैं, तो हम भी नीट की परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, हम भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर एक अमुक व्यक्ति एमए पास करके, हम एमए पास हैं और एमए पास होने के बाद हम प्राइमरी स्कूल में हैं, एक दूसरा व्यक्ति एमए पास होने के बाद और डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर है, क्यों नहीं मैं हो सकता हूं। इस प्रकार से व्यक्ति को हमेशा तुलना करनी चाहिए और एक उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित होना चाहिए। इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति के मन में अभाव की स्थिति होती है तुलनात्मक वंचन के आधार पर, और व्यक्ति के मन में जब सापेक्षहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वह व्यक्ति उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित होता है, ठीक ना। तब वह व्यक्ति क्या होता है, एक उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित होता है। इसी आधार पर मर्टन महोदय ने कहा कि सापेक्षहीनता समाज के विकास अर्थात सामाजिक विकास एवं गतिशीलता के लिए क्या है, प्रकार्यात्मक है, ठीक ना। तो यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि क्या सापेक्षहीनता सामाजिक विकास एवं गतिशीलता के लिए है, ठीक ना। तो आप उस पर टिक पर लगाएंगे, तो यह जो है प्रकार्यात्मक है। इसको आप लोग इसकी स्टार्ट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, अब उसके बाद जो आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। मर्टन ने कहा कि जो समाज जितना ही अधिक स्तरीकृत होगा, इन्होंने कहा ध्यान से देखिए कि जो समाज ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो समाज जितना ही अधिक स्तरीकृत होगा, इनसे दिखाई दे रहा है ना, जो समाज जितना ही अधिक स्तरीकृत होगा तथा जिस समाज में जितना ही अधिक, जिस समाज में जितना ही अधिक विभिन्नता होगी, ठीक, वहां पर सापेक्षहीनता की स्थिति, सापेक्षहीनता की स्थिति उतनी ही अधिक होगी। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर सापेक्षहीनता सामाजिक विकास एवं गतिशीलता के लिए क्या है, प्रकार्यात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये भी बार बार प्रश्न पूछा गया है, घुमा करके भी कथन और काल में भी इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो जो समाज जितना ही अधिक स्तरीकृत होगा, ठीक ना, तथा जिस समाज, जो समाज जितना ही अधिक स्तरीकृत होगा तथा जिस समाज में, यहाँ में डालना, जिस समाज में जितना ही अधिक विभिन्नता होगी वहां पर सापेक्षहीनता की स्थिति उतनी ही अधिक होगी। यह भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेट प्रश्न कैसे बनते हैं? नेट प्रश्न क्या बनता है आपसे? नेट प्रश्न आपका है सापेक्षहीनता की स्थिति। नेट प्रश्न सापेक्षहीनता की स्थिति मुख्यतः किस समाज की देन है? मुख्यतः किस समाज की देन है? एक ही प्रश्न, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। तो सापेक्षहीनता की स्थिति मुख्यतः किस समाज की देन है बेटा? तो सापेक्षहीनता की स्थिति मुख्यतः औद्योगिक जटिल समाजों की देन है। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? किस समाज की देन है? औद्योगिक जटिल समाजों की देन है। मुख्यतः औद्योगिक जटिल समाजों की देन है। ठीक, देखिए आपको कई प्रश्न आपके सामने निकल कर क्या है, ठीक है? उसमें एक प्रश्न ये भी है कि सापेक्षहीनता की स्थिति मुख्यतः किस समाज की देन है? तो आप लोग किस पर टिक लगाएंगे? सापेक्षहीनता की स्थिति मुख्यतः औद्योगिक जटिल समाजों की देन है, ठीक ना? और इन्होंने कहा मर्टन ने कि इसी के कारण संदर्भ समूह की अवधारणा विकसित होती है, ठीक ना? तथा यह भी आधुनिक समाजों की ही देन है। इन्होंने कहा कि इसी के कारण ही संदर्भ समूह की अवधारणा क्या हुई? विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप जो यह देन है, यह किसकी देन है? तो आधुनिक समाजों की यह देन है। अब क्या स्थिति आती है? देखिए बहुत ध्यान करो। अब तो यहाँ पर स्थिति आ गई कि सापेक्षहीनता की स्थिति तो आ गई। एक अमुक व्यक्ति जो है, ध्यान से देखिए, एक अमुक व्यक्ति एक दूसरे समूह से तुलना किया या दूसरे व्यक्ति से वह तुलना करता है, ठीक ना? और उसको उच्चतर समूह का सदस्य देखता है, ठीक ना? तो उसके मन में यह भाव आता है कि हम भी वैसा हो सकते हैं, हमारे पास भी वह योग्यता है। तो फिर वह प्रयास करता है कि आखिरकार कौन से ऐसे कारक हैं, कौन सा उस अमुक व्यक्ति ने कार्य किया जिसके फलस्वरूप वह अमुक व्यक्ति उस समूह का सदस्य बन गया, उत्तर समूह का सदस्य बन गया, और हम कहाँ हैं? हम पिछड़ गए। लेकिन यह बात कब आती है? जब व्यक्ति तुलना करता है। तुलना के फलस्वरूप जब उसको सापेक्षहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए हमने कहा कि सापेक्षहीनता की स्थिति जो होती है एक व्यक्ति के विकास के लिए, अर्थात सामाजिक विकास के लिए, अर्थात समाज की गतिशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है? अब नेक्स्ट आइए, अब क्या करता है? व्यक्ति के मन में एक सापेक्षहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो फिर आता है पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। अब देखिए, अब सापेक्षहीनता की स्थिति व्यक्ति की तुलना किया, तुलना करने के फलस्वरूप व्यक्ति के मन में सापेक्षहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो फिर उसके बाद व्यक्ति पूर्वाभ्यासी समाजीकरण, पूर्वाभासी पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। मीन एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे स्थिति होती है कि मर्टन कहते हैं कि सापेक्षहीनता की स्थिति में व्यक्ति अपने से उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित होता है।
हमने कहा यहाँ पर कि जब व्यक्ति के अंदर सापेक्षता की, अभी भी हमने बताया सापेक्षता की स्थिति में कि सापेक्षता की स्थिति के कारण सापेक्षहीनता की स्थिति के कारण व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? व्यक्ति उच्चतर समूह का सदस्य, ठीक है। तो जब व्यक्ति के अंदर सापेक्षहीनता की स्थिति आ जाती है तो सापेक्षहीनता की स्थिति के कारण व्यक्ति जो होता है वो अपने से उच्चतर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित होता है, अर्थात उच्चतर समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है तथा उस समूह का जब वो अमुक व्यक्ति सदस्य स्वीकार कर लिया जाता है, ध्यान देखिएगा, इच्छा रखता है, ठीक। इच्छा रखने के बाद जब उस समूह का सदस्य, अब वो अमुक व्यक्ति जो तुलना किया और सदस्य क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, ठीक, कर लिया गया। अब क्या स्थिति आती है बेटा कि जैसे मान लो कोई एक समूह है और एक दूसरा समूह है, ठीक है। अब एक स्थिति आती है कि जो दूसरा समूह होता है ये दूसरे समूह के जो कुछ मूल्य होते हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं, ठीक ना। यह जो समूह का जो मूल्य है, ठीक, कुछ विश्वास है जिसके आधार पर यह समूह अपने कार्यों का क्रियान्वयन करता है, कुछ विचार हैं जिसके आधार पर यह समूह अपना कार्य कर रहा है। तो यह अमुक व्यक्ति क्या करता है? इन मूल्यों तथा विश्वासों तथा विचारों को यह अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। कौन व्यक्ति? यह जो सदस्य स्वीकार कर लिया गया, अब यह क्या करता है? इन मूल्यों, विश्वासों तथा विचारों को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। एक बार आप लोग भी ऐसे ही ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक ना, तब ज्यादा समझ आएगा। पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण, ठीक ना। हाँ, आप देखिए वो अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। अब क्यों ढालने का प्रयास करता है? जिससे इस समूह के सदस्य के रूप में वह स्थान पा सके। फिर से देखिएगा, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण क्या है? पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण पहले अमुक व्यक्ति के मन में कैसी स्थिति आती है? सापेक्षहीनता की स्थिति आती है, ठीक। अब सापेक्षहीनता की स्थिति के कारण, किसके कारण? सापेक्षहीनता की स्थिति के कारण व्यक्ति फिर जिस समूह से एक समूह यह है, एक समूह यह है, पर इसने तुलना किया, तुलना करने के बाद वो अपने को निम्न स्थान पर पाता है और इसको जो है उच्च स्थान पर पाता है, ठीक, उच्चतर पाता है। अब अमुक व्यक्ति क्या करता है? यह अमुक व्यक्ति जो है अब इस समूह का सदस्य बनने की तरफ इच्छा रखता है, अर्थात इस समूह का सदस्य की तरफ वह प्रेरित होता, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, आप जहां पर हो, आप तुलना कर रहे हो, वंचन कर रहे हो कि डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं वह कितनी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, ठीक। उनके अपेक्षा आप अपने आप को हीन पाते हो। आप वो भी एमए पास करके जो है वहां पर पहुंचे हैं, आपके पास भी एमए की डिग्री है, आपके पास भी एमए की डिग्री है, लेकिन आप वहां पर नहीं पहुंच पाए। आप जो तुलना किए, तुलना करने के फलस्वरूप आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि हम भी उस समूह के सदस्य बने। फिर आप क्या करते हो? आप यह देखते हो कि वह अमुक व्यक्ति किन कार्यों को क्रियान्वित करके समाज के उस सोपान को उसने प्राप्त किया है जहां पर वह उच्चतर समूह का सदस्य है, ठीक है। तो आपने देखा कि वह नेट की परीक्षा को क्वालिफाई करके, वह यूजीसी की परीक्षा को क्वालिफाई करके वहां पर वह पहुंचा है। अब आप क्या करते हो? आज भी आप प्रयास करते हो कि हम भी यूजीसी की परीक्षा को क्वालिफाई करें,
हमें नेट की परीक्षा को क्वालिफाई करें, जिसके फलस्वरूप हम उस समूह का सदस्य बने। ठीक है, फिर आप यह देखते हो कि वह व्यक्ति किस प्रकार से पढ़ा, कैसे पढ़ा, किन मूल्यों तथा मानदंडों में आबद्ध होकर के वह व्यक्ति ने अपनी क्रियाओं का क्रियान्वयन किया। फिर उसी के अनुरूप आप भी उन्हीं मूल्यों तथा मानदंडों में आबद्ध होकर के आप भी यूजीसी की परीक्षा को क्वालिफाई करने का प्रयास करते हो। ठीक है, तो व्यक्ति जो है उत्तर समूह के सदस्य बनने की इच्छा रखता है। ठीक, फिर उसके बाद एक स्थिति आती है यह कि वह व्यक्ति किन मूल्य, क्योंकि इस समूह के भी कुछ मूल्य, विश्वास और विचार हैं, जिसमें आबद्ध होकर के वह व्यक्ति जो है उत्तर समूह का सदस्य बना। ठीक है, अब आप क्या करते हो, फिर आप उसी के अनुरूप आप भी अपने कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रयास करते हो, जिसके फलस्वरूप आप जिससे कि आप ये चाहते हो कि हम भी उस समूह के सदस्य स्वीकार कर लिए जाएं। कर लिया गया नहीं भाई, कर लिए जाएं। ठीक है, अब जब हम भी उस समूह के सदस्य स्वीकार कर ले जाएं, तो फिर आप जो क्या करते हो, उसके जो अमुक व्यक्ति बना वही हमने कहा कि मूल्य है और विश्वास है और विचार है, उन मूल्य, विश्वास तथा विचार के अनुरूप आप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हो, जिससे इस समूह की सदस्यता के रूप में हम स्थान पा सकें। यही बेटा क्या है, यही हमारा पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। ठीक है, तो एक अमुक व्यक्ति के लिए जो पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण कब करता है, ठीक है, किसी उत्तर समूह का सदस्य बनने की तरफ कब प्रेरित होता है, जब पहले से वह तुलना करता है। तुलना करने के फलस्वरूप उसके अंदर एक सापेक्षता की स्थिति आती है। फिर इस सापेक्षता की स्थिति के कारण फिर वो अमुक व्यक्ति जो है उसके लिए कार्य करता है पूर्वाभ्यास में कि जो अमुक व्यक्ति उस प्रकार का कार्य करके उस समूह का जो सदस्य बना है, फिर आप भी उसी प्रकार का कार्य करके उस प्रकार के समूह का सदस्य बनना चाहते हो। इसी प्रकार उसी रास्ते पर चल करके, जैसे एक अमुक व्यक्ति ए है, ए ने जिस रास्ते पर चल करके उच्चतर समूह का सदस्य बना, ध्यान को देखिएगा, उच्चतर समूह का सदस्य बना। ठीक ना, आप भी हो, आप भी उसी रास्ते पर चल करके उस समूह का सदस्य बनने की तरफ इच्छा रखते हो। तो ये जो रास्ता है, ठीक ना, इसी रास्ता का आप क्या करते हो, पूर्वाभ्यास करते हो। ठीक ना, कि क्या क्या किन किन कार्यों को क्रियान्वित करके वह अमुक व्यक्ति जो है इस समूह का सदस्य बना, तो आप भी उन्हीं कार्यों का क्रियान्वयन करके उस समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित होते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण। ठीक बेटा, फिर अब देखिए, अब वह अमुक व्यक्ति जो है पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और कुछ अमुक व्यक्ति जो होते हैं वह स्वीकार नहीं हो पाते हैं। ठीक ना, अब देखिए, अब इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने कल, पहले देखिए, पहले के अमुक व्यक्ति के अंदर क्या आया, सापेक्षता की स्थिति, सापेक्षता की स्थिति के फलस्वरूप फिर वह अमुक व्यक्ति का अभाव आया, फिर वह एक उत्तर समूह का सदस्य बनने की तरफ प्रेरित होता है। फिर हमने पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण करता है। ठीक ना, फिर पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण के फलस्वरूप एक अमुक व्यक्ति जो है उत्तर समूह का सदस्य बन जाता है, और एक अमुक व्यक्ति जो है उत्तर समूह का सदस्य नहीं बन पाता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं कि कौन बनता है और कौन नहीं बनता है। तो यह आपकी टॉपिक है सीमांत। कल की टॉपिक आपकी होगी सीमांत मानव, सीमांत मानव एवं सीमांत समुदाय। ठीक, तो सीमांत मानव एवं सीमांत समुदाय। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग आपसे करेंगे, या देखिए, तीनों से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सापेक्षिक प्रवंचना का सिद्धांत, पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण और सीमांत मानव एवं सीमांत समुदाय। ठीक ना, मार्जिनल मैन एंड मार्जिनल कम्युनिटी। तो कल हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो मार्जिनल मैन एवं मार्जिनल कम्युनिटी पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक आप लोग जो है, जो हमने आज इसको बताया कि सापेक्षिक प्रवंचना का सिद्धांत और पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण, क्योंकि इन्हीं दोनों के आधार पर सापेक्षिक प्रवंचना के सिद्धांत जब आपके समझ में आ जाएगा तो पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण समझ में आ जाएगा, और जब सापेक्षिक प्रवंचना और पूर्वाभ्यासी सामाजिकरण समझ में आएगा
तब जाकर के आपको सीमांत मानव एवं सीमांत समुदाय क्या है यह समझ में आएगा। इसीलिए आज हमने सापेक्षिक प्रवंचना के सिद्धांत को आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक, फिर पूर्वाभासी समाजीकरण क्या है इसको भी हमने समझाने का प्रयास किया है। ठीक, एक प्रश्न और बेटा पूछा जाता है कि भारत में पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने किसकी व्याख्या की? भारत में, ठीक ना, पूर्वाभासी समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने किसकी व्याख्या की? तो एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने पूर्वाभासी समाजीकरण को स्पष्ट करने के लिए जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा के माध्यम से पूर्वाभासी समाजीकरण को समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। इसमें उन्होंने कहा कि समाज में जो निम्न जातियां थीं, ठीक ना, समाज में जो निम्न जातियां थीं, उन्होंने अन्य समूह के परिस्थिति के लिए, उन्होंने जो समाज में जो एक निम्न जातियां एक उच्च जातियां, तो जो निम्न जातियों ने जो द्विज जातियां जिसको कहते हो वह उनसे उन्होंने अपने आप को तुलना किया। उन्होंने देखा कि ऐसे कौन से कारक थे जिसके फलस्वरूप इनकी समाज में परिस्थिति ऊंची है और हमारे समाज में परिस्थिति निम्न है। ठीक ना, तो जो निम्न जातियां थी उन्होंने देखा कि हमारे पास तो सब कुछ है जो इनके पास है, इनके पास भी 2 हाथ है 2 पैर है, ये जो भोजन करते हैं वो भी हम भी भोजन करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम ज्यादा इनसे मेहनत करते हैं, ये हमसे कम मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी समाज में परिस्थिति क्या है, ऊंची है, और हमारे समाज में परिस्थिति क्या है, निम्न है। तो उन्होंने देखा, तुलना किया कि ऐसा क्या कारक है जिसके कारण इनके समाज में परिस्थिति ऊंची है और हमारे समाज में परिस्थिति निम्न है। तो इन्होंने देखा कि इनके पास शिक्षा है, इनके पास शिक्षा है और हमारे पास शिक्षा का अभाव है। तो जब उन्होंने तुलना किया तो तुलना करने के फलस्वरूप उन्होंने देखा कि जो शिक्षा का हमारे पास अभाव है, इसी कारण हमारे समाज में परिस्थिति क्या है, निम्न है, और इनकी समाज में परिस्थिति उच्च है, उच्च है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो निम्न जातियां जिनको आप कहते हो, फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना सुचारू रूप से शुरू कर दिया। और आज आप ये देखते हैं कि जो निम्न जातियां जिनको आप कहते थे, आज उनकी समाज में परिस्थिति क्या हो गई है, ऊंची हो गई है। तो अगर इन्होंने तुलना नहीं किया होता तो उनको कारण का पता नहीं लगता कि किसके फलस्वरूप जो है हमारे समाज में परिस्थिति निम्न है। ठीक है, तो जो एम.एन. श्रीनिवास ने जो भारत में संस्कृतिकरण की अवधारणा के आधार पर उन्होंने पूर्वाभासी समाजीकरण को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब बेटा हम लोग कल आते हैं सीमांत मानव एवं सीमांत समुदाय पर, जिसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।